डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ीशा आज बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में आपको समाज में श्रम विभाजन के बारे में समझाऊंगी। समाज में श्रम विभाजन इमाइल दुर्खीम का सर्वप्रथम ग्रंथ है, जिसमें उनके द्वारा श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ये पुस्तक उनका शोध ग्रंथ है। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन फ्रेंच भाषा में हुआ था। इसी ग्रंथ पर दुर्खीम को पेरिस विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया गया था। ये शोध ग्रंथ होने के कारण इस पुस्तक में दुर्खीम ने अपने एक ही विचार को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न ढंग से प्रस्तुत किया है, परंतु प्रारंभ से अंत तक दुर्खीम ने श्रम विभाजन को एक सामाजिक अथवा नैतिक तथ्य के रूप में स्पष्ट करने का सफल प्रयत्न किया है। दुर्खीम की ये पुस्तक 3 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दुर्खीम ने श्रम विभाजन की विभिन्न पक्षों की विवेचना की है। अब मैं समाज में श्रम विभाजन पुस्तक की पाठ योजना आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जिस शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने लिखा है वह है प्रस्तावना। इसके अंतर्गत आपने समस्या की व्याख्या की है। आपने समाज में श्रम विभाजन के विकास का संक्षिप्त इतिहास और समस्या का वर्णन किया है। इसके साथ ही प्रस्तावना के अंतर्गत आपने पुस्तक की पाठ योजना भी दी है। खंड प्रथम, जिसका नाम है श्रम विभाजन का प्रकार्य। इस प्रथम खंड में 7 अध्याय हैं और इन अध्यायों में आपने कार्यों को निर्धारित करने की विधि, यांत्रिक एकता, सावयवी एकता का विकास आदि का वर्णन किया है। इस खंड में आपने मुख्य रूप से सामाजिक एकता और श्रम विभाजन के संबंधों की व्याख्या की है। खंड द्वितीय, कारण एवं दशाएं। इस खंड के 5 अध्यायों में आपने श्रम विभाजन और सुख, श्रम विभाजन के कारण, द्योतिक कारक, वंशानुक्रमण और परिणाम आदि का वर्णन और व्याख्या की है। खंड तृतीय, असामान्य स्वरूप। पुस्तक के तीसरे खंड में कुल 3 अध्याय हैं, जिसमें आपने श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की विवेचना की है। निष्कर्ष: इस पुस्तक के अंतिम भाग में आपने प्रस्तावना में जो व्यवहारिक समस्याएं उठाई थीं, उनका हल प्रस्तुत किया है। आपने अपने अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। दुर्खीम ने प्रस्तावना में लिखा है कि हमें श्रम विभाजन का अध्ययन वस्तुपरक तथ्य मानकर करना चाहिए। श्रम विभाजन के प्रकार्य की समाजशास्त्रीय परिभाषा। इमाइल दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है। इसीलिए दुर्खीम ने सबसे पहले प्रकार्य शब्द का अर्थ स्पष्ट किया। प्रकार्य के उन्होंने 2 अर्थ बताए। एक, प्रकार्य का अर्थ गति व्यवस्था से है, अर्थात क्रिया से है, और दूसरा, प्रकार्य का अर्थ क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता से है। अपनी इस पुस्तक में आपने प्रकार्य की अवधारणा का दूसरा अर्थ लगाया है, अर्थात उसे प्रयोग में लिया है। उन्होंने प्रकार्य को सामान्य अर्थ, जो प्रकार्य का सामान्य अर्थ होता है, प्रभाव या परिणाम के रूप में प्रयुक्त नहीं किया।
आपने लिखा है कि हम इस अवधारणा का प्रयोग दूसरे अर्थ में करेंगे। आपके अनुसार श्रम विभाजन के प्रकार से अर्थ है कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज के लिए किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दुर्खीम लिखते हैं कि जैसे मानव जीव में पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया आदि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करती है, इसी प्रकार हम श्रम विभाजन के कार्यों को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में उनका अध्ययन करेंगे। कहने का अर्थ है यहाँ पर संक्षेप में, इमाइल दुर्खीम ने प्रकार्य शब्द का दूसरा अर्थ लगाया है। जो उन्होंने दो अर्थ बताए थे प्रकार्य के, उसका दूसरा अर्थ लगाया है समाज में श्रम विभाजन की अपनी अवधारणा के अंतर्गत। श्रम विभाजन एवं नैतिकता। इमाइल दुर्खीम के अनुसार नैतिकता न्यून अपरिहार्य है, अत्यंत आवश्यक है, प्रतिदिन का भोजन है, जिसके बिना समाज बना नहीं रह सकता। दुर्खीम ने श्रम विभाजन और नैतिकता में परस्पर घनिष्ठ संबंध बताया है। आप समाज को एक नैतिक वास्तविकता मानते हैं। समाज की व्यवस्था, एकता, निरंतरता आदि के लिए नैतिक व्यवस्था को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार नैतिकता के अभाव में समाज विघटित हो जाता है। समाज का अस्तित्व नैतिक व्यवस्था पर ही टिका है। दुर्खीम का मत है कि सभी सामाजिक तथ्यों का मौलिक प्रकार्य नैतिक होना चाहिए। दुर्खीम ने लिखा है कि नैतिकता व्यवहार के वे नियम हैं जो मानव के आचरण पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं और जिनके द्वारा समूह या समाज की सहमति जुड़ी होती है। आपका मत है कि नैतिक तथ्य मानव के आचरण से संबंधित होते हैं, क्योंकि श्रम विभाजन की प्रकृति नैतिक है। इसी कारण श्रम विभाजन का प्रकार्य एक समाज में नैतिक तथ्यों को उत्पन्न करना तथा नैतिक कार्यों को संपन्न करना है। सभ्यता का विकास श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं है, अपितु स्रोत है। सभ्यता के विकास में 3 प्रकार के विकास सम्मिलित हैं: औद्योगिक, दूसरा कलात्मक और तीसरा वैज्ञानिक। दुर्खीम ने सभ्यता के इन तीनों पक्षों के विकास को नैतिक तत्व से विहीन बताया है। आपके विचार से औद्योगिक, कलात्मक तथा वैज्ञानिक विकास के साथ साथ समाजों में अपराधों और आत्महत्याओं, अनैतिक घटनाओं आदि में वृद्धि हुई है। उन्होंने सभ्यता के विभिन्न पक्षों में नैतिक तत्व के अभाव को स्पष्ट किया है और उन्होंने ये 3 सभ्यता के विकास के अंतर्गत जो पक्ष बताए हैं, मैं उन्हें एक एक करके आपको बताऊंगी। औद्योगिक या आर्थिक पक्ष। आर्थिक या औद्योगिक विकास को सभ्यता का मुख्य लक्षण माना जाता है, किंतु बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों में नैतिक प्रगति के बजाय अपराधों और आत्महत्याओं में वृद्धि दिखाई देती है। रेल, मोटर, तार तथा अन्य मशीनें इन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, परंतु उनके साथ कोई नैतिक बंधन नहीं है। दुर्खीम ने लिखा है कि दुर्खीम ने जो अपनी पुस्तक में संबंध में लिखा है वो बता रही हूँ। निसंदेह औद्योगिक क्रियाओं के अस्तित्व का कोई कारण है। वे आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं,
परंतु ये आवश्यकताएं नैतिक नहीं हैं। कलात्मक पक्ष। कला का विकास नैतिक विकास से संबंध नहीं रखता। दुर्खीम ने कलात्मक क्रियाओं को उद्देश्यहीन परिश्रम के रूप में व्यक्त किया है। कला एक विलासितापूर्ण पक्ष है। कला का संबंध आनंद से है, केवल क्रिया में प्राप्त होने वाले आनंद से है। कला का विकास कोई अनिवार्य कर्तव्य नहीं है। जहाँ कला कर्तव्य बन जाती है वहीं ये आनंद नहीं दे पाती। यह सत्य है कि कलाकृतियों में नैतिक घटनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है। क्या कहा मैंने? कि कलाकृतियों से नैतिक घटनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है, परंतु स्वयं कला नैतिक तथ्य नहीं है। इतना ही नहीं, दुर्खीम के विचार से कला के नाम पर कृतियों को अनियंत्रित और उत्तेजक विकास नैतिक दृष्टि से बनाना, प्रस्तुत करना एक गंभीर संकेत भी देता है। वैज्ञानिक पक्ष। सभ्यता के समस्त तत्वों में विज्ञान ही एक ऐसा पक्ष है जिसमें दुर्खीम ने आंशिक रूप से नैतिक तत्व का अनुभव किया है। इसका कारण उन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज में सदस्यों के लिए अपना ज्ञान बढ़ाना, अपना विकास करना, वैज्ञानिक सत्य को जानना एक कर्तव्य समझा जाता है। हमें औद्योगिक जीवन में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। हमें कलाकार बनने के लिए भी मजबूर नहीं किया जाता, परंतु हमें अज्ञानी या नादान ना रहने के लिए मजबूर किया जाता है। जीवन की परिवर्तित दशाओं के साथ अनुकूलन करने के लिए ज्ञान और विज्ञान का विकास एक आवश्यकता है, किंतु सामान्यतः विज्ञान का संबंध कुछ श्रेष्ठ वर्गों तक ही सीमित हो जाता है और ये लाभदायक तथा अच्छी वस्तु होते हुए भी समाज के लिए अनिवार्य नहीं होती। यदि हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो हमें अनैतिक नहीं कहा जाता। इस प्रकार सभ्यता के वैज्ञानिक पक्ष को नैतिक तत्व से वहीन मानकर दुर्खीम लिखते हैं कि ये क्रिया का वह क्षेत्र है जो सबके प्रवेश के लिए खुला है, किंतु वहाँ प्रविष्ट होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता। हमारे लिए विद्वान होना भी उतना ही आवश्यक नहीं है जितना कि कलाकार होना। अतः विज्ञान भी कला और उद्योग की भांति नैतिक परिधि से बाहर है। अब मैं संक्षेप में आपको इसका सार रूप बताने जा रही हूँ। सभ्यता के उपरोक्त तीनों पक्षों के विकास का संबंध नैतिक विकास से नहीं है। सभ्यता के पक्ष ये सिद्ध नहीं करते कि उनके विकास के अभाव में समाज जीवित नहीं रह सकते। हमें दुर्खीम की इस बात से पूर्णतः सहमत होना चाहिए, क्योंकि जिन समाजों में औद्योगिक, कलात्मक, वैज्ञानिक विकास नहीं हुआ है अथवा जिन प्राचीन समाजों में ये नहीं था, वे भी जीवनहीन नहीं थे। ये भी सत्य है कि आर्थिक संपन्नता या कलात्मक और वैज्ञानिक विकास नैतिक विकास का लक्षण नहीं है। अतः श्रम विभाजन को सभ्यता के विकास में सहायक तत्व या स्रोत माना जा सकता है, परंतु यदि केवल सभ्यता की वृद्धि मात्र ही इसका प्रकार है तो इसका अर्थ ये होगा कि श्रम विभाजन भी नैतिकता की दृष्टि से तटस्थ घटना है, क्योंकि सभ्यता नैतिकता से संबंधित नहीं है, किंतु श्रम विभाजन एक नैतिक तथ्य है। अतः दुर्खीम घोषित करता है कि सभ्यता का विकास
श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं है। धन्यवाद।